हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। अब चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड जैसे यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड, इन सभी के कोर्सेज क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी के लिए अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल तो हैं ही, इसके अलावा आपको इनके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद बढ़ते हैं हम हमारे नए चैप्टर पर, जो कि है आपका चैप्टर 8 और इसका नाम है काठमांडू। और आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, काठमांडू क्या है? ये है नेपाल, उसकी राजधानी यानी कैपिटल है। तो जानते हैं हम काठमांडू के बारे में, और इसके पहले जान लेते हैं हम ऑथर के बारे में कि किसने लिखा है इस चैप्टर को, जिसका नाम है काठमांडू। इसे लिखा है विक्रम सेठ ने, और ये कौन है? एक इंडियन नॉवेलिस्ट और पोएट हैं। स्टूडेंट्स, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स राइटर्स ऑफ इंडिया। यानी बहुत बेहतरीन लिखते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। और इन्होंने काठमांडू में भी जो बताया है, जो इस चैप्टर में बताया है बेसिकली, उससे आपको पता चलेगा कि इनकी ऑब्जर्वेशन जो है या ऑब्जर्विंग पावर्स जो है वो कितनी स्ट्रांग है। यानी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उन्हें समझना कितना बखूबी ये जानते हैं। विक्रम सेठ, इनका जन्म हुआ है 28 जून 1952 को। यानी ये एक ऐसे लेखक हैं, हालांकि इनका जन्म हुआ 1952 में, लेकिन ऑल्दो कुछ साल हो गए हैं, ही इज़ वेरी सीनियर, लेकिन आज भी कुछ लिखते हैं तो वो इतना रिफ्रेशिंग होता है, इतना नयापन होता है इनके हर किस्म के लेख में कि वो पढ़ते ही बात बनती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। Vikram Seth is an Indian novelist and poet. He has written several novels and poetry books. He has won several awards such as Padma Shri, Sahitya Academy Award, Pravasi Bharatiya Samman, W.H. Smith Literary Award and Crossword Book Awards. अब यहाँ पे आप इनके अवार्ड्स की एक लिस्ट देखिए कि कितने शानदार शानदार अवार्ड मिले हैं। वन ऑफ इंडिया, जो सरकार की तरफ से जो सबसे उम्दा एक जो सम्मान है, पुरस्कार है, वो इन्हें मिला है पद्मश्री, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स दैट गिवन टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय इंडियन गवर्नमेंट। साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि लिटरेचर या साहित्य के जगत में बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। और स्टूडेंट्स, ये नॉवेलिस्ट यानी उपन्यास जो लिखते हैं, उपन्यासकार तो हैं ही, पोएट भी हैं, बहुत ही बढ़िया कविताएं लिखते हैं। और हमेशा एक डीपर मीनिंग है इनकी, जो भी इन्होंने बात कही है। जैसे डीपर मीनिंग, हर बार हम किसी बात पर ज़्यादा फोकस लाने के लिए हमेशा कह देते हैं कि डीपर मीनिंग, डीपर मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीपर मीनिंग? वेल, डीपर मीनिंग का मतलब बेसिकली तो क्या होता है कि और भी गहरा अर्थ किसी बात का। लेकिन वास्तव में अर्थ ये है कि जब भी हम किसी बात को बहुत बखूबी समझ जाते हैं, उसे उतनी ही सरलता से कह देते हैं। जब हमें कोई बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, तब भी हम उसे उतनी ही सरलता से समझा सकते हैं। ये होती है किसी बात को समझकर समझाने की सुंदरता। और जितनी अच्छी तरीके से हम किसी बात को समझा पाते हैं, मीन्स उतना ही बढ़िया तरीके से हमें उस मुद्दे पर एक समझ आ चुकी है। और इसीलिए जो विक्रम सेठ है, उन लोगों में से हैं या उन लेखकों में से हैं जिनको चीज़ों की, बातों की, अपनी सराउंडिंग्स की इतनी बखूबी समझ है कि वो समझा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाते हैं। एकदम सीधा, इधर उधर ज़बरदस्ती का घूम फिर के नहीं, जो बात कहना चाहते हैं बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में कह देते हैं। होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples at Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. अब पहले तो हिंदूज क्या होते हैं और बुद्धिस्ट, ये दोनों धर्म हैं। तो हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, ये जो है नेपाल में बहुत सम्मानित माने जाते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विक्रम सेठ जो है वो अपने जाने की जर्नी नहीं बता रहे हैं कि मैं कब नेपाल गया, कब काठमांडू पहुँचा। नहीं,
ये ऑलरेडी काठमांडू में हैं, आ चुके हैं वहाँ पर, और क्या बता रहे हैं, एक सस्ते से कमरे में रह रहे हैं। एक सस्ता सा कमरा उन्होंने ले लिया, सस्ता मतलब रीज़नेबल जो है, अफोर्डेबल है, कमरा ले लिया। और ये कमरा कहाँ है? शहर के बीच में कहीं है, यानी कहीं बाहरी तौर जगह पे कमरा नहीं लिया है, एक ऐसी जगह लिया है जहाँ इनके लिए कहीं पर जाना या पहुँचना आसान हो, शहर के बीच में कहीं लिया है। एंड स्लीप फॉर आवर्स, बहुत देर से सो रहे हैं, तो हो सकता है कि सफ़र की थकान उतार रहे हों। अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर शाह सन, एक व्यक्ति है मिस्टर शाह। अब ये कौन है, क्या है, इनके दोस्त हैं या इनके साथ काम करते हैं, कुलीग हैं, क्या है, ये तो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा। मिस्टर शाह के जो बेटे हैं, मिस्टर सास शन, यानी मिस्टर शाह के जो बेटे हैं, एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के नेफ्यू, नेफ्यू क्या होता है? भतीजा, भांजा, ठीक है, तो भतीजा हो सकता है, भांजा हो सकता है, तो यहाँ है मिस्टर शाह के बेटे या भतीजे। आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू, यानी अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ, इन दो लोगों के साथ मैं अगले दिन काठमांडू में 2 मंदिरों में गया। और ये दोनों मंदिर बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड क्या होते हैं? पवित्र तो होते ही हैं, इसके अलावा धार्मिक भी कह सकते हैं हम। धार्मिक इस हिसाब से कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मानित मंदिर होंगे, तो इसीलिए माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इनका नाम है, सम्मान है। तो ये 2 मंदिरों में अगले दिन ये गए। तो ये बेसिकली ऑलरेडी काठमांडू में होकर आ चुके हैं, और काठमांडू में जो दिन इन्होंने, विक्रम सेठ ने बिताए, तो उनकी बात ये हमको बता रहे हैं कि मैं जब वहाँ गया था तो ये कमरे में ऐसे ऐसे रुका था, बहुत ही सस्ता सा था और टाउन के, शहर के बीच में था। और जिस दिन पहुँचा उस दिन थका हुआ था, तो बहुत ज़्यादा नींद ली ताकि मेरी थकान उतर जाए। और अगले दिन मिस्टर शाह, ये जो व्यक्ति हैं, अगले दिन इनके बेटे और भतीजे के साथ मैं काठमांडू के 2 मंदिरों में गया, जो कि हिंदू और बुद्ध धर्म के लोग बहुत मानते हैं, उनके बीच में बहुत ही पवित्र माना जाता है। At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only. Proclaims का मतलब क्या होता है? Loudly किसी बात को बताना या किसी चीज़ को एक सिद्ध करने के हिसाब से कुछ कहना, जैसे मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली, सबको एक बात बताना। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? पशुपतिनाथ, ये एक मंदिर है, ये उसी मंदिर की बात कर रहे हैं जहाँ घूमने गए। तो जब ये पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे तो वहाँ बाहर एक बोर्ड था जहाँ पर लिखा हुआ था कि सिर्फ हिंदू ही यहाँ पर अलाउड है, यानी एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, सिर्फ हिंदू लोग ही यहाँ पर भीतर जा सकते हैं, ये उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन, इसका क्या मतलब होता है? हरीड एक्टिविटी, कंप्लीट केओस। अब यहाँ पर ये है कि वहाँ का जो वातावरण था वो किस तरीके का था? बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ पर, यानी इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, इधर उधर लोग जा रहे थे, ऐसा वातावरण हो रहा था। प्रीस्ट्स, हॉकर्स, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. क्यों इतनी भीड़ भाड़ का चहल पहल और इतनी ज़्यादा उथल फुथल जैसा सा माहौल क्यों था? बहुत सारे लोग थे। कौन कौन थे? पुजारी थे, है ना, पुजारी थे। उसके बाद हॉकर्स थे। हॉकर्स कौन होते हैं? मंदिरों में ही बहुत सारे लोग होते हैं, प्रसाद बेचने वाले या इधर उधर जो लोग कुछ माला वगैरह या कुछ बेचने वाले कि ये चाहिए वो चाहिए, और भी ऐसी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सब थे। डिवोटीज़ कौन होते हैं? जो दर्शन करने के लिए आए हैं मंदिर में, ठीक है। उसके अलावा टूरिस्ट जो घूमने फिरने के लिए आए हैं। काउस, गाय भी, बंदर भी, पिजन यानी कबूतर, कुत्ते, सब वहाँ पे जो ग्राउंड में इधर से उधर, मतलब सारे जीव जंतु नज़र आ रहे थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others, pushing their way to the front. अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। We offer a few flowers. हमने जब मंदिर पहुँचे तो हमने कुछ फूल हैं या पुष्प हैं वो भगवान को अर्पित किए। इसके बाद वाली क्या है? There are so many worshippers. worshippers कौन होते हैं? पूजा करने वाले, जो पूजा कर रहे होते हैं। वर्शिप यानी पूजा कर रहे होते हैं।
तो यहाँ क्या हुआ है कि कुछ वर्शिपर्स ऐसे थे, कुछ पूजा करने वाले लोग ऐसे थे जो प्रीस्ट का या पुजारी का ध्यान अपनी तरफ, प्रीस्ट अटेंशन यानी पुजारी का ध्यान अपनी ओर खींचने की तरफ ऐसे कोहनियों से मार मार के बाकी लोगों को दूर हटा रहे थे। मंदिरों में कितना होता है, जब भीड़ हो जाती है तो हम ऐसे धक्का मुक्की ऐसे करते हुए आगे जाते हैं ना, बहुत भीड़ होती है, और ये तो पशुपति नाथ है। तो यहाँ पर क्या, एल्बो मतलब कोहनी, कोहनी, एल्बो का मतलब होता है कोहनी, और एल्बोर मतलब कोहनी से धक्का देना या कोहनी से मारना हल्का सा। तो मारना यहाँ ऐसे जोर से नहीं, हल्का सा ऐसे धक्का देना, ठीक है, इधर उधर हटाना। तो एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, एकदम सामने पुजारी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इधर उधर धक्का मुक्की करके और एकदम सामने पहुंच गए। अब प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। अब क्यों इतनी भगदड़ और इतना ज़्यादा वो केओस सब हो रहा था, क्यों धक्का मुक्की सी हो रही थी, वाई? क्योंकि नेपालीज के जो राज परिवार जो होता है, नेपालीज का ना एक राज परिवार, उस राज परिवार की एक प्रिंसेस राजकुमारी, राज परिवार की एक राजकुमारी जो थी वो आई। एवरीवन बाउज एंड मेक्स वे, यानी जब वो राजकुमारी आई तो सब लोगों ने, एवरीवन बाउज, बाउज का मतलब होता है सर झुकाना, आदर में, सम्मान में सर झुकाना, और उनके लिए रास्ता बनाया। भाई राजकुमारी आ रही है तो उनके लिए रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा ना, है ना। तो सब रास्ता बना रहे थे और झुक के उन्हें प्रणाम कर रहे थे। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। अब सेफरन क्या होता है, केसरिया रंग, भगवा रंग भी बोलते हैं, लेकिन जो केसरिया रंग होता है वही होता है सेफरन। तो बाय द मेन गेट, जो मेन गेट है, अ पार्टी ऑफ सेफरन क्लैड वेस्टर्नर्स क्या होते हैं, अगर आपने अक्सर अगर देखा भी होगा, जो भगवा रंग या केसरिया रंग का कुर्ता या एक गमछे जैसा, एक टावल जैसा गले में बांध कर रखते हैं, उसको अंग वस्त्र भी कहते हैं। तो इट्स लाइक अ स्टोल, गमछे जैसा होता है, या कुर्ता भी कई बार पहने रखते हैं। तो ये देखिए लिखा भी है क्लैड वेस्टर्नर्स फॉरेनर्स ड्रेस्ड एज साधुस। तो यानी ये जो केसरिया रंग के जो कपड़े डाल रखे हैं ना, तो कैसा गेटअप ले रखा है, साधुओं जैसा गेटअप ले रखा है। और वेस्टर्नर्स कौन है, ये अंग्रेज हैं। वेस्टर्नर्स कौन है, जो अंग्रेज कह सकते हैं हम। अंग्रेज कौन, जो घूमने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को बड़ा शौक होता है, अंग्रेज जो घूमने फिरने के लिए आते हैं तो भी एकदम साधु संत की तरह एकदम थोड़ा सा गेटअप वैसा ले लेते हैं, तो उस तरीके के कपड़े पहने हुए थे। तो ये लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे फॉर परमिशन टू एंटर। अब इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही जाना अलाउड है, इसलिए वेस्टर्नर्स जो है, भले ही उन्होंने साधुओं जैसे कपड़े पहन रखे हों, लेकिन वो एंट्री नहीं ले पा रहे थे। हालांकि वो कोशिश, पूरी स्ट्रगल अपनी कर रहे थे कि वो उस मंदिर में घुसने का पूरा प्रयास कर रहे थे, परमिशन ले रहे थे, लेकिन नहीं। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। अब इन लोगों को क्या लग रहा था कि हम साधु बन जाएंगे, एकदम उनके जैसी वेशभूषा है तो सबको लगेगा कि हम साधु हैं। लेकिन जो पुलिस वाला वहाँ जो एक गार्ड के तौर पे लगा हुआ था पुलिस वाला, वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहा था कि वो हिंदू ही हैं। कन्विंस का मतलब क्या होता है, मानना या स्वीकार कर लेना। तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये हिंदू नहीं ही है। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, और टेम्पल में, उस मंदिर में जाने की परमिशन तो सिर्फ हिंदुओं को ही थी। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। अब ये सब कुछ हो रहा था, इतने में ये कहीं तो प्रिंसेस आ रही है, कहीं कोई धक्का मुक्की हो रही है, कहीं लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों भी, वेस्टर्नर्स जो हैं वो अंदर घुस जाएं इस मंदिर में, क्योंकि वो देखना चाहते हैं। और इतने में ही अचानक एक तरफ क्या हो गया, दो बंदर आपस में झगड़ पड़े। सो A fight breaks between two monkeys, one chases the other. अब एक बंदर जो है दूसरे बंदर के पीछे पड़ा हुआ है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। Who jumps onto a शिवलिंग, वहाँ पर शिवलिंग है, उसके ऊपर कूद पड़ा वो बंदर और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है दूसरे बंदर द्वारा। Then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati that flows below. अब वहाँ नीचे एक नदी बह रही है मंदिर से ही, उस नदी का नाम है
भागमती, ये बहुत ही पवित्र नदी है। जैसे भारत में गंगा नदी, यमुना नदी, वैसे ही नेपाल में एक भागमती नदी है जो बहुत ही, देखिए होली भी लिखा है, होली मतलब पवित्र नदी, ठीक है। तो यानी ऐसी एक नदी है जो वहाँ से बहती है। तो ये पूरा जो नज़ारा है ना उस मंदिर का, वो बयान करने की कोशिश की जा रही है विक्रम सेठ द्वारा कि कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, और इन सब से हटकर एक जगह क्या हो रहा है, दो बंदर आपस में लड़ झगड़ पड़े और एक बंदर कभी शिवलिंग पे कूदता है, दूसरा बंदर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और ऐसे ही चीखते चिल्लाते हुए ये बंदर कहाँ कूद गए, मंदिर के चारों तरफ भाग रहे हैं और फिर पानी में कूद गए। और ये पानी किसका था? भागमती नदी जो है उसी का ही ये पानी है, दैट फ्लोज बिलो, जो उस मंदिर के नीचे वहाँ बहती है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, वॉशरवुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ। अब कॉप्स का क्या मतलब है यहाँ पर? कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी जो होती है, ठीक है, किसी की डेड बॉडी। तो यहाँ क्या है? अ डेड बॉडी इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स। बैंक्स का क्या मतलब होता है? किनारे जो हैं, इस नदी के किनारे पर जो है वो कॉर्प्स यानी डेड बॉडी जो है या अवशेष जो है उस डेड बॉडी के, उसी को बहाए जा रहे हैं, क्रीमेटेड किया जा रहा है। क्रीमेशन का क्या मतलब होता है? अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। जैसे भारत के अंदर गंगा नदी के किनारों पे, वहाँ बैंक्स ऑफ गैंजीज ये होता है। वॉशर वेमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ। कुछ औरतें वहाँ हैं, कुछ कपड़े धो रही हैं, और जो बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वहाँ नहा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, वहाँ का जो भी नज़ारा, जितना भी कुछ हो रहा है ना आसपास, ये सब कुछ वहाँ पे जो विक्रम सेठ है वो अपनी जितना भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो चहल पहल चल रही है, कहीं कुछ, वो सब विक्रम सेठ बता रहे हैं। तो यही सब जो है वो सब बता रहे हैं यहाँ पर हमारे विक्रम सेठ की वो कहाँ क्या देख रहे हैं, और पशुपतिनाथ टेम्पल में बेसिकली किस तरीके का माहौल है वही सब एक्सप्लेन यहाँ वो कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। अब आगे क्या होता है? फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। अब यहाँ विल्टेड का मतलब है ड्राई एंड विदर्ड, यानी सूखे और मुरझाए हुए फूल। एक बालकनी से बास्केट ऑफ फ्लावर्स, यानी एक बालकनी से, बास्केट क्या होती है? टोकरी। तो फूलों की एक जो टोकरी है और फूल और पत्तियों की एक टोकरी है, वो भी पानी में क्या कर रही क्या है, वहाँ फेंकी जा रही है। अब वो जो टोकरी में जो फूल हैं, जो पत्तियां हैं, वो क्या है? एकदम सूखे हुए से हैं और एकदम मुरझाए हुए से हैं, उसे फेंका जा रहा है। स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म्स ऑन द रिवर बैंक। अब यहाँ श्राइन क्या है? अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो स्टूडेंट्स, श्राइन का बेसिकली मतलब होता है कोई पवित्र स्थल। कोई भी हम लोग हमेशा समझते हैं कि जो मंदिर है वही पवित्र स्थल होता है, या कहीं पे देवी या देवता, भगवान भगवती की जो मूर्तियाँ होती हैं, सिर्फ वही श्राइन नहीं होता। कोई भी ऐसी जगह जिसके साथ पवित्रता जुड़ी हुई है या हम उसे पवित्र मानते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? श्राइन। प्रोट्रूड्स का मतलब है कम्स आउट। अब यहाँ क्या मतलब है? अ स्मॉल श्राइन हाउ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, यानी जहाँ पर उस नदी का किनारा है वहाँ पर उसी किनारे के पास एक प्लेटफॉर्म यानी पत्थर का एक चबूतरा जैसा भी बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। चबूतरा भी कह सकते हैं, थोड़ा एक फर्श भी कह सकते हैं, वरांडा जैसा भी बोल सकते हैं। और उसी वरांडा या उसी चबूतरे में से एक आधा, मतलब पूरी कंप्लीट अच्छी तरीके से नहीं, आधा अधूरा सा उभरता हुआ एक स्थल सा उभरा हुआ है। अब ये क्या श्राइन, ये जो श्राइन है वो उभरा हुआ है, वो क्या श्राइन है? When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on the earth. अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एक मान्यता की बात हो रही है। यहाँ पर इस चबूतरे के ऊपर एक गॉडेस या भगवती देवी की एक मूर्ति जैसी छवि दिखाई दे रही है, मूर्ति जैसा एक आकार दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आकार जो है वो एकदम क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब वो जो उभरा हुआ है वो एकदम पूरी तरीके से अच्छे से नहीं उभरा है, कहीं से उभरा हुआ है, कहीं से धंसा हुआ है, कहीं से थोड़ा सा धुंधला सा समझ में आ रहा है। मतलब एकदम क्लियर छवि, एकदम साफ सुथरी छवि नहीं है, वो हल्की फुल्की धुंधली जैसी सी है जो समझ ना आए प्रॉपरली।
ऐसा माना जाता है कि जिस दिन या जिस समय ये जो भगवान की ये जो मूर्ति, भगवती की ये जो मूर्ति है जो अंदर है, वो जब पूरी तरीके से बाहर निकल आएगी, तो इस तरीके से ये माना जाता है कि ये सिर्फ कोई मूर्ति या सिर्फ कोई आकृति नहीं है, वास्तव में देवी है। और ये माना जाता है कि जिस दिन ये देवी पूरी तरीके से बाहर निकल आएंगी, बाहर आ जाएंगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, जो भगवती हैं वो गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी। यानी जब वो आकृति एकदम क्लियरली हमें दिखाई देगी तो वो देवी वहाँ से चली जाएगी। और ये जो कलयुग, इस समय ये जो युग चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? कलियुग कहते हैं, कलियुग। और ये जो कलियुग है ये इसका अंत हो जाएगा। एंड द ईविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, यानी धरती से इस ईविल या इस ये जो कलयुग का ये जो समय अभी चल रहा है, जिसे हम कहते हैं कि घोर कलयुग है, यानी ये जो समय चल रहा है इस समय का अंत हो जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ का ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि ये जो पवित्र स्थल के बारे में बात हो रही है, इसे पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इस भगमती नदी के किनारे एक चबूतरा जो बना हुआ है या फर्श जैसा जो बना हुआ है, इस फर्श के ऊपर भगवती की एक आकृति जैसा स्वरूप नज़र आ रहा है जो एकदम क्लियर नहीं है, हल्का सा धुंधला है, कहीं से धंसा हुआ, कहीं से उभरा हुआ। और ये माना जाता है जिस दिन ये आकृति है पूरी तरीके से उभर आएगी, इमर्ज हो जाना मतलब पूरी तरीके से उभर आएगी और हमें क्लियरली दिखने लग जाएगी, उसमें से इसके अंदर से देवी जो है, वास्तव में ये मान ही रहे हैं कि उसमें देवी विराजमान है, तो देवी जो है वो बाहर आके वो चली जाएंगी, वो गायब हो जाएंगी। और कलयुग का ये जो समय चल रहा है वो समय जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त होने पर आ जाएगा। At the Bodhnath Stoop, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is, in contrast, a sense of stillness. अब यहाँ पर पशुपतिनाथ के बारे में उन्होंने पूरा बता दिया कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं ऐसा, कहीं वैसा। लेकिन इसी के एकदम विपरीत किस तरीके का माहौल उन्हें देखने को मिला? कहाँ पर? बोधनाथ स्तूप। इसे स्तूपा भी कहा जाता है, लेकिन अगर हिंदी में बोलें तो बोधनाथ स्तूप ही कहेंगे। स्तूपा बेसिकली एक सेमी सर्कुलर टाइप का इस तरीके से कहा माना जाता है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ जो इस तरीके से जो एक फॉर्म होती है इसे ही स्तूप कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और बाहर से साइंटिस्ट उसको स्टडी करने तक आते हैं। तो इसी तरीके से ये एक तरीके से इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके की ये सिमेट्री जो सेमी सर्कुलर सी फॉर्म होती है। बोधनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। अब श्राइन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पवित्र स्थल जो होता है उसे कहा जाता है श्राइन। और ये पहले किस श्राइन पे गए? पशुपतिनाथ पर एक श्राइन मिला, और अब दूसरा श्राइन कौन सा है? बोधनाथ स्तूप। ये भी एक श्राइन ही है, ये भी एक पवित्र स्थल ही है। किनका? बुद्धिस्ट श्राइन कहा जाता है इसको, ठीक है। बुद्धिस्ट यानी इस धर्म का श्राइन है। जहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल में जितनी एक चहल पहल थी, कितनी ज़्यादा चहल पहल थी, यहाँ पे बोधनाथ स्तूप पर इसके एकदम विपरीत बहुत ही शांति और एक स्टिलनेस, एक शांति और एक ठहराव का वातावरण था। यानी यहाँ ये चहल पहल नहीं कि कहीं कुछ नहीं, यहाँ एकदम शांति थी। और बुद्धिस्ट धर्म में कहा यह जाता है, बुद्ध धर्म में, कि शांति, मेडिटेशन, ये सब कुछ यहाँ पर इसमें होते हैं, इसके हिस्से हैं बुद्ध धर्म के। तो इसीलिए यहाँ शांति है, ठहराव है। Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags. अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है? Its immense white dome is ringed by a road. यानी डोम, अभी मैंने जो आप यहाँ पर ये जो एक शेप बनाया था, ये डोम ही होगा ना, स्तूप का ही जो ऊपर का जो डोम वाला हिस्सा है। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा डोम है ये, और इसके चारों तरफ ना रोड है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में, जैसे रिंग रोड होती है तो वैसे सर्कुलर फॉर्म में ये रोड है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। और ये जो इसके चारों तरफ जो, जैसे एक तरीके से ये मान लीजिए कि इस तरीके से एक रोड है,
यहाँ कहीं पर ये स्तूप है और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर शॉप्स हैं, मतलब चारों तरफ ये शॉप्स हैं। आउटर एज, बाहरी जो किनारे हैं इस रोड के, वहाँ पर ये शॉप्स हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स। तिब्बतन का मतलब तिब्बती जो लोग हैं, और इमिग्रेंट्स का मतलब है जो तिब्बत से आए हैं, मतलब किसी दूसरे देश से आके हमारे देश में अगर कोई रहने लगे तो वो इमिग्रेंट्स हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोग जो होते हैं उन्हें इमिग्रेंट्स ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि तिब्बत से आए हुए लोग, तो तिब्बतन मार्केट्स जो होते हैं ना, ये शॉप्स उन्हीं की ही हैं। मैं ज़्यादातर करके इन शॉप्स में से किन की शॉप्स हैं? तिब्बतन इमिग्रेंट्स की, ठीक है। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। देयर आर नो क्राउड्स, दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। अब इसका क्या मतलब है? ये HEAVEN नहीं है, अगर आप देखें तो वो हेवन क्या होता है? स्वर्ग। लेकिन ये हेवन क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत शांति और बहुत सुरक्षा का एक अनुभव होता है और आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। इस तरह का एक यहाँ पर माहौल है, एक इस तरीके की वाइब है यहाँ पर। तो यहाँ जो तिब्बतन मार्केट की बात हो रही है, एक्चुअली जो शॉप्स हैं उस रोड के चारों मतलब इर्द गिर्द जो रोड पर जो शॉप्स हैं, उन शॉप्स में अधिकतर दुकानें किसकी हैं? तिब्बतन लोगों की, जो तिब्बत से आए हैं उन लोगों की शॉप्स हैं। और उन शॉप्स में क्या क्या मिलता है? बैग्स मिलते हैं, और तिब्बती प्रिंट के जो, मतलब तिब्बत में जो प्रिंट मशहूर है, जिस तरीके के छापे मशहूर हैं, उन छापों के, और उस तिब्बती ज्वेलरी जो होती है, सिल्वर ज्वेलरी या गहने जो होते हैं, वो ज्वेलरी मिलती है। तो वो यहाँ से सब खरीदा जा सकता है। यहाँ पर बहुत भीड़ नहीं है। क्राउड का मतलब क्या होता है बेटा? भीड़, है ना। यहाँ पर भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। ये एक हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, मतलब आसपास जो बिजी का मतलब है कि हर वक्त एक चहल पहल रहती है, उनके एकदम विपरीत ये एकदम शांति प्रिय जगह है, जो कि एकदम ऐसा अनुभव करवाती है हमें जैसे हम बिल्कुल एक सेफ जगह है, हमें यहाँ पर कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। तो देखिए, अभी विक्रम सेठ ने शुरुआत में ही क्या क्या बता दिया। एक तो उन्होंने क्या बताया है कि किस तरीके के पशुपतिनाथ में कितना कुछ हो रहा है, कहीं प्रिंसेस आ रही है, कहीं वेस्टर्नर्स लड़ रहे हैं कि हमें अभी जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पशुपतिनाथ में सिर्फ हिंदुओं को जाना अलाउड है। कहीं बंदर लड़ रहे झगड़ रहे हैं, कहीं जो पूजा करने वाले जो लोग आए हैं, वो दर्शन करने जो लोग आए हैं, वो धक्का मुक्की करके सबसे आगे जाना चाह रहे हैं। राजकुमारी आ रही है, उसके लिए रास्ता छोड़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चहल पहल है। और उसके एकदम विपरीत जो दूसरी जगह है जहाँ वो घूमने के लिए आए, बोधनाथ स्तूप, वहाँ क्या हो रहा है? एकदम शांति प्रिय जगह है और बहुत ही अच्छा और ठहराव महसूस हो रहा है। Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest and busiest streets. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि काठमांडू बहुत ही विविड है, मतलब बहुत वास्ट और बहुत ही अनोखा किस्म का एक जगह है। बहुत ही रिलीजियस है, यानी बहुत धार्मिक किस्म का है। यहाँ पे बहुत धर्म दिखेंगे जो बहुत ही आपको महसूस होगा इसको देख, इस जगह पर आके, कि बहुत धार्मिक है यहाँ पे। विथ स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोन्ड डेटीज़। डेटीज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देवी देवता। यानी आपको यहाँ पर बहुत सारे श्राइन्स मिलेंगे। श्राइन्स वहीं छोटे छोटे जो पवित्र स्थल, जिनको जो अभी मैंने आपको बताया, अलग अलग जगह पे अलग अलग इस तरीके के पवित्र स्थल आपको मिल जाएंगे, जिनके साथ कोई ना कोई मान्यता जुड़ी है, जिनके साथ कोई ना कोई एक कहानी जुड़ी है कि उनके क्या माना जाता है। ये सब यहाँ से लेके और भगवान और भगवती के मंदिर तक, और वो भगवान और भगवती फ्लावर अडॉर्न्ड का मतलब जिन पर फूल चढ़ाए जाते हैं। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको कितना विविडनेस दिखाई देता है, मतलब छोटे से बड़े तक सब दिखाई दे रहा है, सब मिल रहा है। अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स। अब क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे देखने को? नैरोएस्ट और बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, मतलब सकरी से सकरी रोड मिल रही है, बिजी से बिजी सड़क मिल रही है, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate, और copper utensils and Nepalese antiques। अब यहाँ क्या बात हो रही है?
जब ये स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं, रोड्स की इनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये विविडनेस जो दिखाई गई है, विविडनेस का क्या मतलब है? कम मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जहाँ आपको, जैसे हम ये बात कहते हैं ना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो ये पूरा, ये जो छोटे से बड़े तक का पूरा जो रास्ता है, जो गैप है, वो पूरा काठमांडू किस तरीके से कवर करता है। यहाँ सब कुछ मिलेगा, छोटे छोटे तीर्थ स्थल भी हैं, तो बहुत मान्यता वाले देवी देवता भी हैं जहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं। आपको सकड़ी रोड में मिलेंगे, और वो रोड्स भी मिलेंगी जहाँ पे जो बहुत बिजी है, जहाँ पे आपको बहुत ही बिजी मिलेंगी। कुछ सड़क ऐसी हैं जहाँ पे फ्रूट्स फल बेचे जा रहे हैं, फल फ्रूट बेच रहे हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपको क्या दिखेगा? फ्लूट बेचने वाले दिखेंगे। फ्लूट क्या होता है स्टूडेंट्स? बांसुरी। या बंसी भी कहते हैं इसको, बंसी भी कह सकते हैं। बंसी या बांसुरी या मुरली, मुरली की धुन, तो मुरली, तो फ्लूट यानी बंसी। बंसी बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड्स देने वाले, या कुछ ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स यानी बाहर से जो मेकअप के जो सामान होता है वो भी बेचने वाली शॉप्स हैं यहाँ पर। फिल्म रोल्स यानी कैमरा में, पहले, आजकल तो स्मार्टफोन्स हैं, बस फ़ोन निकाला और फोटोग्राफ क्लिक की। पहले जो है कैमरास में रोल्स डाले जाते थे, तो फिल्म रोल्स, तो वो भी मिलते हैं। उसके अलावा चॉकलेट्स यानी अलग अलग किस्म की चॉकलेट्स भी मिलती हैं यहाँ पर, और कुछ कॉपर के या तांबे के बर्तन मिलते हैं, और कुछ नेपालीज एंटीक्स मिलते हैं। नेपालीज एंटीक्स का मतलब होता है कि नेपाल की खुद की कोई ऐसी चीज़ जो नेपाल की याद दिलाए। जैसे भारत में कई बार आते हैं तो हमें छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं ना, ताजमहल के छोटे, तो कहीं ना कहीं वो भारत का एंटीक हो गया, इंडियन एंटीक, ठीक है। तो नेपालीज एंटीक, तो मतलब अलग अलग तरीके की शॉप्स हैं। तो ये जिन जगह की बात बता रहे हैं ना, जहाँ पर तिब्बतन मार्केट था, अलग अलग चीज़ मिलती है, वहाँ ऐसी शॉप्स भी हैं। तो आप देखिए, स्टिलनेस भी है वहाँ पर, ठहराव भी है, और कितनी भगदड़ वाली और चहल पहल वाली जगह भी है, तो कितना एक अंतर है। Film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, stray cows look questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares। इसका क्या मतलब है? ये पूरा ये बता रहा है कि कहीं पर तो रेडियो चल रहा है जहाँ पर पिक्चर, जो फिल्म्स होती हैं उनके गाने सुनाई दे रहे हैं, कहीं पर कार के हॉर्न बजे जा रहे हैं, कहीं पर साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग सुनाई दे रही है, कहीं पर जो गाय जो है, स्ट्रे काउस का मतलब होता है जो सड़कों पे गाय होती हैं, वो वाली गाय, वो क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह लिए किसको देख रही है? मोटरसाइकिल वालों का। अब ये प्रश्न चिन्ह लिए का मतलब, ये काउज लो क्वेश्चनिंगली का मतलब बेसिकली होता है जो गाय की जो आवाज़ निकालती हैं। गाय किस पर निकालती हैं? जो भी व्हीकल्स जा रहे होता है ना, तो अब बेचारी गाय को तो पता नहीं है ना रूल्स रेगुलेशंस का कि दाएं चलना है या बाएं, वो तो सड़क पे जहाँ जगह मिल गई वो चल पड़ी। अब कोई व्हीकल आ रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, साइकिल वाला ट्रिंग ट्रिंग कर रहा है, तो उसको नहीं पता कि क्या करना है, तो गाय भी अपना हॉर्न बजाने लग जाती है, अपनी भाषा में कुछ भी आवाज़ करने लग जाती है। और वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स कि कहीं जाना है, यहाँ की सवारी, वहाँ की सवारी। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है बेसिकली कि पूरा कैसा जो माहौल है वो क्या है। मतलब कहीं गाने सुनाई दे रहे हैं, कहीं पर बाईसाइकिल, कहीं साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग सुनाई दे रही है, कहीं पे कोई रिक्शे वाला जा रहा है तो पूछता हुआ जा रहा है कहाँ जाना है साहब, कहाँ जाना है। कोई मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है, तो कहीं गाय भी अपनी आवाज़ निकाल रही है। हर तरफ कुछ ना कुछ जो चल रहा है वो सब विक्रम सेठ ने यहाँ बताया है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मतलब इस पूरे माहौल में मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को बस घुसा दिया, यानी मैं पूरी तरीके से इस माहौल में इस वक्त खो चुका हूँ कि कहाँ क्या चल रहा है, पूरी तरीके से मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। By a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it.
अब देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके का उन्होंने पूरा जो माहौल है जो भी है वो सारा अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ किया है, और किस तरीके से विक्रम सेठ जो हैं, जो ऑथर हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी को कि क्या क्या वो देख रहे हैं और कितना अलग अलग किस्म का यहाँ पर जो एक माहौल है सब मिला जुलाकर किस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बन रहा है। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं, बाय अ बार ऑफ मार्जिपेन। अब ये जो मार्जिपेन है, इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को देखकर तो ये लग रहा है कि ये मार्जिपेन है, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो मार्जिपेन नहीं, मुआज़पेन है, मुआज़पेन। ठीक है, इसको कुछ हम इस तरीके से अगर मैं लिख के बताऊं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। MUHZUHPAN यानी मुआज़पेन, इसका प्रोनाउंसिएशन यही है। अब ये होता क्या है, देखिए, बाय अ बार ऑफ मुआज़पेन, ये एक किस्म की डिश होती है, स्वीट डिश, जैसे यहाँ पर भी लिखा है अ स्वीट मेड विद ग्रेटेड आमंड्स, यानी जो बादाम होते हैं उसे कीस कर, जब हम उसे कीस देते हैं उससे एक मिठाई बनती है एक तरीके की, उसे ही कहा जाता है मुआज़पेन। कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर। अब ब्रेजियर क्या होता है, ओपन स्टोव कहते हैं, या बारबेक्यू जैसा हम बनाते हैं जो फिर अलग अलग डिशेस को, या अगर हम कहें पनीर टिक्का तो उसको एक जिस तरीके से स्क्यूरर्स होते हैं, एक सीख जैसा होता है, वो सीख जब पनीर में डालते हैं या नॉनवेज डिश भी होती हैं, उसे फिर ओपन स्टोव पर जो सेकते हैं, जो बारबेक्यू करते हैं, उसे ही ब्रेजियर कहा जाता है। और उस पर क्या सेका जा रहा है, कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल, यानी कॉर्न यानी भुट्टे के जो दाने होते हैं उसके बारे में बात हो रही है, उसे सेके जा रहे हैं। ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट मतलब वहाँ पर जो रास्ते हैं या फुटपाथ भी कह सकते हैं, साइड एरियाज़ जो हैं, तो अलग अलग जगह, जैसे हमने भी मार्केट में ज़रूर देखा होगा, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों के ठेले लगे हुए हैं, राइट। रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन। तो ये जो भुट्टे सेके जा रहे हैं ना, उसके ऊपर क्या क्या लगाया जा रहा है, भुट्टे के दाने भी हैं और भुट्टा पूरा भी है। ठीक है, तो भुट्टे जो है, जैसे पॉपकॉर्न बनाने के लिए दाने होते हैं तो पॉपकॉर्न तो बन ही रहे हैं, और भुट्टा भी सेक कर दिया जा रहा है, और किस तरह से उस पर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, और लास्ट में जो नींबू एकदम अच्छे से लगाया जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। उसके बाद अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, यानी एक स्टॉल वहाँ ऐसी भी है जहाँ कुछ कॉमिक्स मिलती हैं, किसकी, रोमांटिक स्टोरीज़ की, यानी ऐसे बहुत और भी तरीके की जो बुक्स हैं उनके बारे में भी बताएगा। यहाँ पर लव स्टोरीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कुछ कॉमिक्स हैं जो लव स्टोरीज़ के बारे में हैं। एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट क्या है, बेसिकली इट इज़ द टाइटल ऑफ अ पीरियोडिकल, यानी ये कह सकते हैं कि एक किस्म की मैगज़ीन जो निकलती थी। अब ये उतनी ज़्यादा कॉमनली नहीं पब्लिश होती है, लेकिन एक समय था जब रीडर्स डाइजेस्ट का ही दौर हुआ करता था, और बहुत ही अच्छी मैगज़ीन या इंफॉर्मेटिव मैगज़ीन कहना चाहिए, पीरियोडिकल्स कहते हैं इन्हें, ये निकलती थी जिसका टाइटल है रीडर्स डाइजेस्ट। जैसे मैगज़ीन एक होती है, अलग अलग इंफॉर्मेटिव मैगज़ीन्स जो होती हैं, जैसे इंडिया टुडे है, तो ये पीरियोडिकल्स जो होते हैं या जर्नल्स जो होते हैं, उस तरीके की एक रीडर्स डाइजेस्ट भी थी। तो इस तरीके की जो बुक है मैगज़ीन्स फॉर्म में, वो भी, उसका भी मतलब जो स्टॉल्स हैं, अलग अलग तरीके की बुक्स होती हैं ना, वहाँ पे कॉमिक्स भी होती हैं, मैगज़ीन्स भी होती हैं, नॉवेल्स भी होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज, राइट। All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it। अब इसका क्या मतलब हुआ, वॉश डाउन का मतलब ये होता है, हम जब भी कुछ हैवी खा लेते हैं या बहुत ही मसालेदार खा लेते हैं, तो उसके बाद हम कुछ ऐसा कोल्ड ड्रिंक या सोडा जैसी ड्रिंक हो वो पीना चाहते हैं ताकि सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए। वॉश डाउन का मतलब वही होता है कि बहुत हैवी खा लेने के बाद या मिर्च मसालेदार, बहुत ही ऐसे तीखा, ये सब कुछ खा लेने के बाद हम यहाँ पर लिखा हुआ है कोको कोला। कोको कोला क्या होता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है जिसमें सोडा ऐड होता है। तो हैवी खाने के साथ हम अक्सर सोडा या कोको कोला या इस तरीके की और भी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जिसमें सोडा होता है, वो हम पीते हैं ताकि डाइजेशन आसानी से हो। एंड नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक। नॉजिएटिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता, बीमार सा आप महसूस करते हैं। नॉजिएटिंग मतलब यही होता है, बहुत ही बीमार जैसा या जी घबराने जैसा जब महसूस होता है, एग्जैक्ट उसे ही नॉजिया कहते हैं। तो नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट, यानी
उन्होंने फिर एक ऑरेंज ड्रिंक भी ली ताकि उनको थोड़ा ठीक लगे, और उसके बाद वो जो है बेहतर महसूस कर रहे थे। तो यहाँ उन्होंने क्या क्या बताया कि शॉपिंग के लिए क्या क्या है, ये सारा कुछ उन्होंने अच्छे से बताया। उसके अलावा किस तरीके के ज्वेलरी मिल रहे हैं, बैग्स मिल रहे हैं, किस तरीके के मोटिव्स हैं, वो सब कुछ उन्होंने बताया कि क्या क्या आइटम्स या नेपालीज एंटीक्स जो हैं वो आप खरीद सकते हैं, ये सब उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने मार्केट का एक फिर से एक चलता फिरता सा एक हमको एक विजुअल दिया है कि कितनी कितनी किताबें, किस किस तरीके की मैगज़ीन्स हैं, कहाँ पर किस किस तरीके की स्टॉल्स लगी हुई हैं जो खाने पीने से रिलेटेड जो खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं। उसके बाद जो ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स को लेकर कौन कौन सी स्टॉल्स हैं, ये सब उन्होंने पूरा एक विवरण हमें दिया है, एक डिस्क्रिप्शन हमें बताया है। अब स्टूडेंट्स, ये सब बताया क्यों जाता है? देखिए, जब भी हमें किसी भी जगह की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया जाता है ना, तो हमें हमारे दिमाग में उन सब चीज़ों को सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ऐसा स्टॉल है, उसके बाद ऐसा स्टॉल है। ऐसा करते करते हम वो पूरा जो नज़ारा है ना, वो अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का माहौल रहा होगा जहाँ पर ये ऑथर गया है। तो हम कहते हैं ना, मन की गति से पहुंच जाना, सबसे तेज़ गति मन की ही होती है। तो मन की गति से हम एक ऐसी जगह पे, ऑल्दो इमेजिनरी, लेकिन ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिसके बारे में हमें सीखना या समझना है। जैसे आप छोटे रहे होंगे और आपको ए फॉर एप्पल सिखाया जाता होगा, तो आपको सिखाया जाता होगा ना कि आपके दिमाग में आप उस एप्पल की पिक्चर भी बनाया कीजिए। उससे क्या होता है, आप और अच्छे से वो चीज़ें समझ में आती हैं। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, ये सिर्फ कहने में अच्छे लगने वाली, कहने सुनने वाली बातें नहीं है। ये बात है कि आपको जब कोई चीज़ विजुअलाइज, उसमें विजुअल्स याद रहता है ना, दृश्य रूप में, दृश्य मूवी भी तो है इसी बारे में। तो जो दृश्य या छोटे छोटे ऐसे ग्लिम्सेस या झलक आपके दिमाग में रहती है ना, उसके आधार पर आपको फिर आंसर्स लिखना बहुत आसान हो जाता है। ये सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही मैं आपको नहीं बता रही, किसी भी सब्जेक्ट में आप इस तरीके से याद या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छे से वो चीज़ क्लियर होगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, मतलब यहाँ पर अब वापस घर, जहाँ पे वो रुका हुआ था विक्रम सेठ, वहाँ पर वापस जाने के लिए वो सोच रहा था मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए। रूट का मतलब यही है कौन से रास्ते से जाना चाहिए। If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna. अब यहाँ पर if I were propelled by enthusiasm for travel, propelled का मतलब होता है drive or push something forward। मतलब अगर मैं सोचूं कि मुझे अब यहाँ पर ये रूट, ये कौन सा होम है, ये होम मतलब अपना घर जो है बेसिकली विक्रम सेठ का, वहाँ पर जाने की बात कर रहा है बेसिकली, कि अब मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। ठीक है, नॉट दी होटल। आई थिंक मैं जब पहले बता रही थी तो मैंने वो कमरा बोल दिया था जहाँ पे वो ठहरा हुआ है। नो, होम की बात हो रही है, यानी घर। ठीक है, वापस अपने घर लौटने की बात हो रही है। आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, तो यानी अगर मैंने अपने आप को ट्रैवल करने के लिए, मतलब एकदम तैयार कर लिया है कि मैं ट्रैवल करने के लिए एकदम रेडी हूँ पूरा, और मैं अगर अपने आप को पुश करूँ कि हाँ हाँ चलो चलो ठीक है चलते हैं ये, तो मैं या तो बस से या फिर ट्रेन से पटना चला जाऊँ। ठीक है, देन सेल अप द गैंजीज पास बनारस टू इलाहाबाद। गैंजीज क्या है स्टूडेंट्स? गैंजीज क्या है? गैंजीज होते हैं, गंगा को ही गैंजीज कहा जाता है। अंग्रेज़ों से गंगा को सही प्रोनाउंस नहीं किया गया था, गैंजीज ही कहते थे। इसीलिए अगर आप कहीं पर गैंजीज पढ़ा हुआ देखें तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर ये गैंजीज क्या है। गंगा को ही अंग्रेज़ी में जब लिखते हैं तो गैंजीज कहा जाता है। ठीक है, देन सेल अप गैंजीज पास बनारस टू इलाहाबाद। अब ये देखिए रूट की बात कर रहा है कि मैं किस तरीके से वापस पहुंचूं, कि या तो बस ले लूँगा या ट्रेन ले लूँगा पटना पहुंचने के लिए, क्योंकि नेपाल से पटना या काठमांडू से पटना पहुंचना बहुत आसान है। बिहार एकदम लगा हुआ है, सरहद से पास में ही है, और नेपाल जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लगता है। इट्स एन ईजी ट्रैवल। ठीक है, फिर पटना से क्या कर सकते हैं वो, पटना से गंगा होते हुए बनारस से फिर गुजर के कहाँ पहुँचे, इलाहाबाद ये पहुँच सकते हैं। राइट, उसके बाद देन अप द यमुना पास आगरा टू दिल्ली। अब देखिए कैसे घूम फिर के फिर कहाँ फाइनली पहुँच रहे हैं, दिल्ली पहुँच रहे हैं। फिर इलाहाबाद से देन अप द फिर यमुना नदी से होते हुए, आगरा से होते हुए, फिर फाइनली दिल्ली। तो यहाँ ये बेसिकली ये रूट उन्होंने क्यों
सेलेक्ट किया है? ये सब सारे तीर्थ स्थान है, ये तीर्थ स्थल है। गंगा, यमुना, ये सब जगह से यहाँ से होते हुए वो फाइनली कहाँ पहुँचेंगे? दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। एग्जॉस्टेड का मतलब है जब बुरी तरह जब हम थक जाते हैं और बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती कि नहीं अब मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, अब मैं और काम नहीं कर सकती, नहीं। या आप भी पढ़ पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना कि बस दिमाग में बस देख रहे हैं, बस रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, उसे ही कहा जाता है एग्जॉस्ट हो जाना, कि एकदम थक चुके हैं। तो एक तो ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं बुरी तरह विक्रम सेठ, थक चुके हैं। और एक होम सिक। होम सिक का क्या मतलब होता है? होम सिक का ये मतलब नहीं है कि घर की बीमारी, नहीं। यहाँ बेसिकली ये है कि घर जल्दी से पहुँचना है, मुझे अब घर की याद आ रही है। तो जब हमें घर पहुँचने की जल्दी रहती है या जब हमें बहुत याद आ रही होती है, हम मिस कर रहे होते हैं घर पे पहुँचने को, उसे ही कहा जाता है होम सिक। हम हमारी फैमिली को मिस कर रहे होते हैं और हमें फाइनली हमारे घर जाना होता है ताकि हमें वो सारा कंफर्ट भी मिल जाए जो हम इतने दिनों से जिससे दूर हैं। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, यानी अगस्त का आखिरी दिन है, यानी 31 अगस्त। गो होम, आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। अब यहाँ क्या हुआ? लास्ट डे ऑफ अगस्त है मतलब 31 अगस्त है, ये तो हमें समझ में आ गया। गो होम, आई टेल माई सेल्फ, मतलब खुद से क्या कहा? मतलब विक्रम सेठ ने अपने आप से क्या कहा? चलो भाई अब घर चलते हैं, अब बहुत हो गया, अब घर ही चलते हैं, ठीक है। ये होता है एग्जैक्टली यही प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म का यही मतलब होता है कि अगर मैं अपने आप को खूब एनर्जी दूं और अपने आप को खुद एंथुसियास्टिकली, एंथुसियाज्म का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है। एंथुसियाज्म का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जोश के साथ, एकदम जोशीले किस्म में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर खुद को मैं मोटिवेट करूँ, एनकरेज करूँ कि अरे चलो घर चलते हैं और चलो ठीक है अब बस निकलते हैं, बहुत हो गया, तो उसी का ही मीनिंग है ये। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं अब, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, चलो यार घर चलते हैं अब और सीधा घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए, थक गए बुरी तरह, घर की याद भी आ रही है, चलो घर जाएंगे। तो ये सोच के वो नेपाल एयरलाइंस से, मतलब एयरपोर्ट जो ऑफिस होता है नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में गए और अगले दिन की यानी 1 सितंबर की टिकट खरीद ली। टुमारोज फ्लाइट यानी कल की फ़्लाइट। अब कल 1 सितंबर है, कैसे पता चला? क्योंकि आज टुडे जिस दिन ये बात कह रहे हैं उस दिन अगस्त का आखिरी दिन था, तो 1 सितंबर की फ़्लाइट ले ली। मतलब उनको घर जाने की इतनी अब जल्दी हो गई थी कि अब वो बस जाना चाहते थे और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। देखिए, नई जगह घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम, लेकिन एक थकान हो जाती है क्योंकि जो कंफर्ट हमें घर में मिलता है, जब हम देर तक सो भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक मेंटल और साइकोलॉजिकल रिलीफ हमें रहता है। वो साइकोलॉजिकल रिलीफ तब नहीं होता जब हम दूर कहीं बाहर कहीं घूम रहे होते हैं, है ना। इसीलिए एक थकान जो होती है वो फिजिकल टायर्डनेस तो होती है कि शारीरिक रूप से थक रहे हो, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी थक जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि मैं मेरे घर से दूर हूँ, कंफर्ट से दूर हूँ। तो ये थकान जब चढ़ने लगती है तो कोई भी एग्जॉस्ट होगा। विक्रम सेठ भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब घर आने की उनको जल्दी करने लगे। I look at the fruit seller standing in a corner of the square near the hotel. Square का क्या मतलब होता है? चौराहा। यहाँ इसका मीनिंग लिखती हूँ स्टूडेंट्स, चौराहा। ये मतलब होता है स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर मतलब क्या? चौराहा। तो मैंने एक, विक्रम सेठ बोल रहे हैं, मैंने एक फ्लूट सेलर को देखा। फ्लूट, इसका मीनिंग मैंने बताया था, बंसी, बांसुरी, है ना। तो ये बांसुरी बेचने वाला, सेलर बेचने वाला, तो एक व्यक्ति जो बांसुरी बेचता है उसे कहाँ खड़े हुए देखा था? होटल के, जिस होटल में विक्रम सेठ रुके हुए थे उस होटल के बाहर एक चौराहा था और उसी चौराहे पर एक आदमी खड़ा था जो बांसुरी बेच रहा था। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. अब इसका क्या मतलब हुआ?
या इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे ही उसने देखा वो बांसुरी बेचने वाले को, तो उसने किस तरीके से देखा। अगर आपने भी कभी किसी बांसुरी बेचने वाले को देखा हो तो किस तरीके से होता है वो, उसने हाथ में एक खंबे जैसा एक पकड़ा होता है, एक लंबा सा डंडा सा होता है, और उस डंडे पे इस तरीके से बांसुरी बंधी होती है कि चारों तरफ से पेड़ जैसा लग रहा होता है वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है हमारा बांसुरी वाला, ठीक है, ये बांसुरी वाला हम मान के चलेंगे। इस तरीके का उसने ऐसा कुछ डंडा पकड़ा होता है जिसमें से हर तरफ से बांसुरी निकल रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ होता है, बहुत सारी, और कितनी सारी बांसुरी बनी हुई है ये ना थोड़ा अलग लग रहा है, बांसुरी जैसा तो नहीं लग रहा, बट यू नो ना अंकिता मैम को जो ड्राइंग है वो नहीं आती है, तो वी विल कंसिडर कि ये बांसुरियाँ ही हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद कितनी बांसुरियाँ लगी हुई थी, 50 to 60, यानी 50 से 60 बांसुरियाँ थी जो हर डायरेक्शन में, हर दिशा में ऐसे निकली हुई थी। प्रोट्रूड का क्या मतलब होता है, प्रोट्रूड का मतलब होता है सतह से कुछ उठा हुआ। तो यहाँ पर खंबे से जो हर तरफ से जो डंडा पकड़ा हुआ है इस फ्लूट सेलर ने, उस डंडे से हर तरफ से, हर दिशा में बांसुरियाँ निकली हुई हैं। निकली कैसे हुई है, बंधी ही इस तरीके से हैं, ठीक है। लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉक्यूपाइन। अब पॉक्यूपाइन क्या होता है, पॉक्यूपाइन एक किस्म, क्विल्स का मतलब है यहाँ पर कांटे, और पॉक्यूपाइन एक किस्म का जानवर होता है, वो एकदम गेंद की तरह रहता है और फिर एकदम अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी कर लेता है, और एक ऐसा जानवर जिसकी पूरी बॉडी पे कांटे ही कांटे होते हैं, इसलिए आप उसे पकड़ नहीं पाते हो, है ना। और बहुत तीखे कांटे होते हैं, ये जो क्विल्स है ना, मतलब कांटे मतलब ऐसा नहीं कि गुलाब के फूल का जो कांटा है उस तरीके से, लंबे लंबे सीख जैसे कांटे होते हैं जिसे पकड़ना संभव नहीं हो पाता। तो इस तरीके से पॉक्यूपाइन वो जानवर होता है। दे आर ऑफ बैम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। अब यहाँ पर क्या है, वो जो फ्लूट है उस फ्लूट के बारे में बताया जा रहा है कि फ्लूट जो है बैम्बू जो होती है उससे बने हुए, बांस से बने हुए हैं, क्रॉस फ्लूट्स हैं, रिकॉर्डर्स भी हैं, मतलब क्या क्या है ये बताया जा रहा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स द साउंड राइट। मतलब समय समय पर क्या होता है, अभी तो उसने खंबा कभी पकड़ रखा है, कभी वो खंबे को उतारता है और अलग अलग किस्म की जो बांसुरियाँ है वो निकालता है और कुछ समय के लिए उसे बजाने लगता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबाउट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। इसका मतलब क्या है, ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। यानी इसका क्या मतलब है कि समय समय पर वो बजाता है, जब बांसुरी बजाता है तो उसकी जो धुन है बांसुरी की, जितना भी वहाँ ट्रैफिक है या जितनी भी भीड़ भाड़ है, गाड़ियों का शोर है, उस सभी से ऊपर उठ के वो आवाज़ आ रही है, मतलब एकदम अच्छी सुरीली। अब जैसे भीड़ भाड़ की आवाज़ कैसी होती है, तीखी, एकदम ख़राब सी, इस तरीके से होती है, ठीक है, लेकिन इसकी एकदम सुरीली आवाज़ होती है। तो वो एकदम इन सब से जो शोर शराबे की आवाज़ है ना, उससे एकदम ऊपर बढ़ के ये आवाज़ आ रही है, ठीक है। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे धीरे, ये मतलब स्लोली का मतलब ये नहीं होता है कि वॉल्यूम कम है या स्पीड कम है, नहीं, बहुत ही ठहराव है उसके म्यूज़िक में। मतलब उसका म्यूज़िक ऐसा है कि वो बहुत शो ऑफ करने के हिसाब से नहीं, अपनी धुन में और एक सही धुन को सही तरीके से बजा रहा है, और बिल्कुल ऐसा कर रहा है जैसे किसी किस्म मेडिटेटिवली। मेडिटेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान लगाना, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, यानी आराम से बजा रहा है, बिल्कुल ध्यान से, एकदम मग्न होके। यहाँ पर मेडिटेटिवली का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, एकदम मग्न होके वो उस धुन को बजा रहा है, ये सोचे बिना कि मैं कितनों को अपनी ओर आकर्षित कर लूँ, इस म्यूज़िक की ओर आकर्षित कर लूँ। He does not shout out his wares. Occasionally he makes a sale, but in a curiously offhanded way, as if this were incidental to his enterprise. इसका मतलब क्या होता है, वो अपनी, जैसे अलग अलग लोग होते हैं, वो जैसे चाय बेच रहे होते हैं तो चाय ले लो, चाय ले लो, अखबार बेच रहे होते हैं तो अखबार ले लो, अखबार ले लो, इस तरीके से आवाज़ लगाते रहते हैं ना। उसी तरीके से ये जो फ्लूट सेलर है, बांसुरी बेचने वाला, वो इस तरीके की कोई आवाज़ नहीं लगा रहा था, ठीक है, वो बस अपना म्यूज़िक बजा रहा था। और अगर उसकी म्यूज़िक सुन के कोई उसके पास आ जाता है बांसुरी खरीदने के लिए, तो वो उसे बेच देता था, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे। ऑफ हैंडेड का मतलब क्या होता है, एकदम
कैजुअल और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली नहीं बेचता था, आराम से कि अच्छा हाँ कोई आ गया है तो मैं बेच दूंगा, कोई नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं चीख चिल्लाकर नहीं बुलाऊंगा। मतलब वो आराम से अपना बस म्यूज़िक प्ले करता रहता था, नथिंग एल्स। तो आराम से इस तरह से। और एक उसका ये भी एटीट्यूड यहाँ से दिखाई दे रहा था कि ये जो इसका एंटरप्राइज, एक तरीके से कह सकते हैं फ्लूट बेचने का जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस को वो इस तरीके से ले रहा था कि हाँ चलो ठीक है, बहुत ही कि हाँ कोई आ गया है ख़रीदने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. अब आगे क्या बता रहा है कि कभी कभार वो क्या करता था, अपना जो म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है, बांसुरी जो बजा रहा होता है, उससे थोड़ा सा रुक के, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कंटिन्यूसली बस वो म्यूज़िक प्ले कर ही सकता है, बांसुरी बजा सकता है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये क्या होता है यहाँ पे कि वो बीच बीच में समय ले लेके क्या कर रहा था, जो फ्लूट जो है उसे रोक के, और जो फ्रूट सेलर यानी पास में ही एक फ्रूट्स का या फल का ठेला भी लगा हुआ था, उसे बेचने वाले से, मतलब फ्रूट सेलर से, फल बेचने वाला, उससे बीच बीच में बात करने लग जाता था। और ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये जो हो रहा है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो फ्लूट सेलर है, सालों से इसके जीवन का यही तरीका, यही पैटर्न रहा होगा कि ये रोज़ सुबह यहाँ आ जाता होगा इस चौराहे पे, यहाँ पे खड़े होकर अपने म्यूज़िक बजाता रहता होगा, अपनी बांसुरी बजाता रहता होगा। अगर किसी को इसकी धुन पसंद आ जाती है तो हो सकता है अट्रैक्ट होकर वो बांसुरी खरीदने के लिए आ जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आए तो ये फ्लूट सेलर उसे चिल्ला चिल्ला के या आवाज़ दे दे के बुलाकर ज़बरदस्ती अपनी फ्लूट बेचने की कोशिश नहीं करता। जब ये थोड़ा थक जाता है फ्लूट बजा के तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अपना जो वो डंडा है वो उठा साइड में रख देता है, और थोड़ी देर के लिए ये फ्रूट सेलर जो है यानी जो फल बेचने वाला है उससे बीच बीच में बात करने लग जाता है। और ये समझ में आ रहा है कि ये जो तरीका है इसका, ये जो दिनचर्या है, सालों से इसकी ये सेम ही दिनचर्या रही होगी। I find it difficult to tear myself away from the square. यानी यहाँ विक्रम सेठ कह रहे हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। टेयर का मतलब क्या होता है यहाँ, कि मैं जो ध्यान दे रहा था, मेरी जो दृष्टि उन पे टिकी हुई थी, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह से फ्लूट बजा रहा है और एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उस नज़ारे से एकदम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब मैं बस वहीं खो गया था, मैं देखे जा रहा था और वहाँ से अपना ध्यान हटाना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, यानी फ्लूट म्यूज़िक यानी बांसुरी का जो म्यूज़िक है या बांसुरी की जो धुन है, हमेशा विक्रम सेठ पे इसी तरीके का कुछ असर डालती है। कैसा असर, यानी बांसुरी की धुन वैसे बहुत अच्छी, बहुत मीठी होती है स्टूडेंट्स, अगर आप उसे ध्यान से सुने तो ये एकदम मेडिटेशन जैसा, ऐसा लगता है एकदम मग्न होकर सुनना चाहिए, बहुत ही शांति सी मिलती है। और विक्रम सेठ को बहुत पसंद है बांसुरी का धुन, तो वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जब भी मैं बांसुरी की धुन सुनता हूँ तो मैं उसी में ही खो जाता हूँ। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ऐसा लगता है मानो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग और अनोखी धुन बांसुरी की ही होती है। There is no culture that does not have its flute. The reed, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. Each has its specific fingering and compass. It weaves its own associations. इसका क्या मतलब है? यहाँ ये बता रहे हैं कि जो बांसुरी है, देयर इज़ नो कल्चर, ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है, ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है, ऐसी कोई सभ्यता ही नहीं है जहाँ पे बांसुरी ना हो। हर एक सभ्यता में, हर एक कल्चर में बांसुरी ज़रूर से ज़रूर है। हाँ, जैसे जैसे कल्चर चेंज होता चला जाता है, जगह सभ्यता चेंज होती चली जाती है, बांसुरी का रूप भी थोड़ा चेंज होता चला जाता है, लेकिन बांसुरी होती है। जैसे द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज़ शाकुहाची, ये जो हैं अलग अलग किस्म की बांसुरियाँ हैं। जापानीज़ की अलग है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की बांसुरी अलग है, साउथ अमेरिका की अलग है। और कैसी बांसुरी होती है, ब्रीदी, यानी उसमें हवा जैसा एक
जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट, चाइनीज़ फ्लूट्स में हाई पिच्ड का मतलब है कि यहाँ जो धुन होती है हल्की तीखी, काफ़ी हाई पिच की, यानी आवाज़ में थोड़ा तीखापन होता है। ईच तीखापन भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा गूंज होती है, ठीक है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, यहाँ फिंगरिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो कंपोजिशन होता है म्यूज़िक, उसको जिस तरीके से अलग जैसे होल्स होते हैं ना, अलग अलग होल्स होते हैं एक बांसुरी में, तो आप जिस तरीके से धुन बजानी है तो आपको जहाँ से भी वो हवा निकालनी होती है, मतलब आप जितने भी होल्स होते हैं एक बांसुरी में, जहाँ पे भी आपको जो इस होल को बंद करते हो और जहाँ से हवा निकलती है, तो अलग अलग तरीके से उसका वो म्यूज़िक प्ले होता है, राइट। तो उसे ही फिंगरिंग, कि आप किस तरीके से अपने फिंगर्स को उन सभी फ्लूट होल्स पे काम करवाते हो। कंपास का मतलब यहाँ होता है रेंज, बेसिकली रेंज मतलब कितनी धीमी या कितनी गूंज वाली, या गूंज का मतलब बेसिकली ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गूंजने का मतलब बेसिकली ये है कि आवाज़ कितनी ऊंची जा रही है, ठीक है। यहाँ हाई पिच्ड में भी यही मतलब है, आवाज़ कितनी ऊंची जा रही है, और यहाँ कंपास में भी यही बात है कि आपको किसी म्यूज़िक से आपको किसी बांसुरी से कितनी ऊंची, नीची, कम, बैलेंस्ड, किस तरीके की आवाज़ निकालनी है, और ये आप सिर्फ फिंगर्स की हेल्प से कर पाते हो, ठीक है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, वीव्स का मतलब क्या होता है, गूंथना, ठीक है, किसी चीज़ को गूंथना। तो वो है कि किस तरीके का आप एसोसिएशन से, आपका किस तरीके का नाता है उस बांसुरी के साथ, किस तरीके के कंपोजिशंस आप कर सकते हैं। अब कंपोजिशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स धुन बनाना, है ना। आप किसी धुन को सुनते ही एक अनुमान, एक अंदाज़ा, रफ आइडिया तो लगा ही सकते हैं ना कि शायद ये इंडियन है, या शायद ये अमेरिकन है, शायद ये जापानीज़ है। हमको थोड़ा बहुत आइडिया ये ज़रूर लग जाता है, भले ही हम म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा बड़े जानकार ना हों। उसे ही कंपोजिशन कहा जाता है। जैसे पोशाकें होती हैं, पोशाक देखकर आप पता चल ही जाता है ना कि किस एरिया की है, कहाँ की है। जैसे राजस्थानी पोशाक है या चाइनीज़ पोशाकें होती है ना, तो पता चल जाता है। वैसे म्यूज़िक से भी पता चल जाता है, और हर एक में अपनी खूबी होती है, ठीक है। Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music, closest in its phrases and sentences to the human voice. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी भी मुझे ऐसी एक फ्लूट सुनना बाकी है। It seems to be drawn into the commonality of all mankind, यानी एक ऐसी फ्लूट, एक ऐसी धुन जो सारी इंसानियत में एक ही भाव रखकर जिसकी धुन निकलती हो, सारी इंसानियत में एक ही भाव हो जिस धुन का। To be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice, यानी जो इंसानी आवाज़ है उसमें इंसानों की आवाज़ के सबसे करीब कोई ऐसी धुन पहुंच जाए जो उसकी आवाज़ से मेल खाती हो। Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. इसका क्या मतलब है कि its motive force too is living breath, यानी आप जब अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे पियानो होता है, वहाँ पूरा फिंगर से काम होता है, या गिटार भी प्ले होता है, लेकिन फ्लूट एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पूरी तरीके से वो आपकी ब्रेथ, यानी आपकी सांस पर टिकी हुई होती है ना। तो कहीं ना कहीं इसको लाइफ से जोड़ा हुआ है कि आपको अपनी सांस इस तरीके से रोकनी बढ़ानी होती है, मतलब समय समय पर पॉज यानी रोकना ऐसा होता है, या समय समय पर सांस लेना, इस तरीके से आपको अपनी सांस के साथ काम करना पड़ता है ताकि एक अच्छी, बढ़िया, मीनिंगफुल धुन निकले, और वो धुन एकदम ऐसी हो कि कोई भी ध्यान मग्न होकर उसे सुनना चाहे। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये हमें पता चल रहा है कि विक्रम सेठ जो हैं उन्हें बांसुरी और उसकी धुन कितनी ज़्यादा पसंद आती है, कितना ज़्यादा उन्होंने इसको डिटेल्ड में अंडरस्टैंड किया होगा। अब हो सकता है कि कुछ के लिए ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मात्र है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू क्रिएट करती है। किस तरह से कि जो म्यूज़िक होता है, देखिए हमारा दिमाग कभी थका हुआ होता है ना, तब हम म्यूज़िक जब सुनते हैं तो काफ़ी हमें रिलैक्स या बहुत काम फील करते हैं ना। और जिस तरीके का म्यूज़िक होता है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी उस तरीके का हो जाता है, और उसी तरीके से हमारा एक सोचने की एक तरीका भी वैसे ही हो जाता है ना। तो उसी तरीके से जिस तरीके का म्यूज़िक हम सुनते हैं,
कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी उस तरीके की ही होती है, हमारे सोचने समझने की या चीज़ों को हैंडल करने की जो एक तरीका होता है ना, वो उसी तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बता रहे हैं ना म्यूज़िक के, किस तरीके से म्यूज़िक की तरफ खींचते चले गए और ध्यान दे रहे हैं, और किस तरह बांसुरी बाकी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अलग है। क्यों? क्योंकि बांसुरी या बांसुरी से मिलता जुलता कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे, जो हमें विक्रम सेठ ने बताया भी कि चाइना में किस तरीके का, जापान में किस तरीके का, या साउथ अमेरिका में किस तरीके का, जो बांसुरी के अलग अलग रूप जो हैं वो जिस तरीके से हैं, मौजूद हैं, उसमें हमारी सांस का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और सांस का हमारी लाइफ से भी, हमारे जीवन से भी बहुत गहरा, या कहना चाहिए सबसे बड़ा एक जो जुड़ाव है वो है, क्योंकि सांस की वजह, सांस अगर हम सही से ले रहे हैं तभी हम जिंदा हैं। उसी तरीके से म्यूज़िक जो है, या फ्लूट या बांसुरी का म्यूज़िक जो है, सही तरीके से सांस की गति, सांस रोकना या सांस बढ़ाना, उसके आधार पर बांसुरी का पूरा म्यूज़िक तय होता है। आगे बढ़ते हैं। That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. इसका क्या मतलब है? मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा है कि मैं इतना किसी चीज़ का मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव होगा, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब किसी चीज़ का प्रभाव होना या किसी चीज़ का असर आना। ठीक है, असर मैं लिख देती हूँ कि किसी चीज़ का मुझ पर इतना असर आएगा। मैंने ऐसा तो नहीं था कि पहले बांसुरी कभी सुनी नहीं, बहुत बार सुनी है, लेकिन इतना असर पहली बार आ रहा है और मैं खुद इससे काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। क्या हूँ? काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ। For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details. यानी मैं जब यहाँ घूमने आया अब्रॉड से या दूसरी जगह से, जब मैं यहाँ घूमने आया तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने बाकी चीज़ों पे शायद ही कोई ध्यान दिया है। मुझे तो लग रहा था कि मैं सब चीज़ों को बहुत ध्यान से, गौर से देख रहा हूँ, सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इस फ्लूट वाले को देखा, इस बांसुरी वाले को देखा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, बाकी कहीं तो मैंने कुछ ध्यान ज़्यादा दिया ही नहीं है, बाकी चीज़ें तो मैंने कुछ खास ऑब्जर्व करी ही नहीं है, इतना नोटिस किया ही नहीं है, एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। यानी इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ज़्यादा किसी की बाकी चीज़ें जो मैंने देखी, जैसे कहाँ गया, बौद्धनाथ स्तूप या पशुपतिनाथ टेम्पल, या वो जो मार्केट एरिया जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, खाने का, पढ़ने का, पीने का, क्या क्या सब एक्सप्लेन किया, लेकिन इन सब के बाद मुझे लगता है कि इन्हें तो मैंने ध्यान से, गौर से देखा ही नहीं, इनकी डिटेल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इतना समय उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, इतना समय इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाया जितना ध्यान मैं अब लगा रहा हूँ। आई नाउ डू, जितना ध्यान मैं अब लगा रहा हूँ। अब कहाँ ध्यान लगाया जा रहा है? फ्लूट सेलर। अब ये फ्लूट सेलर पे इतना ध्यान क्यों लगाया जा रहा है? वाई सो? इस वजह से नहीं लगाया जा रहा है कि वो फ्लूट सेलर बहुत अच्छा लग गया, इसलिए लगाया जा रहा है ये ध्यान क्योंकि जो बांसुरी का ये जो धुन है, एक तो ये इन्हें बहुत पसंद आ रही है, विक्रम सेठ को बहुत ही ज़्यादा इसे एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, वो जो धुन है, इस तरीके का एक माहौल उसने क्रिएट किया कि विक्रम सेठ अपना जो ध्यान है उस फ्लूट सेलर से हटा नहीं पा रहे हैं। होती है ना, एक टक हमारे ध्यान कहीं पर अटक जाता है, विक्रम सेठ का ध्यान वहीं अटक गया। वो क्या कर रहा है फ्लूट सेलर, कब बात कर रहा है, और उसका लाइफ, उसकी जो दिनचर्या है सालों से यही रही होगी, ये सारा ध्यान जो है उस पर उनकी एक टक नज़र बंद गई है और उस पर ध्यान दिए जा रहे हैं और उसकी हर हरकत पे गौर कर रहे हैं। और ये एसोसिएशन, ये जो एक कनेक्शन है वो किस तरीके से बना? उस फ्लूट की धुन से ही, जो कि वहाँ मौजूद हर शोर शराबे से, जो ट्रैफिक था उसके शोर से एकदम परे थी, और इस शोर शराबे के होने के बावजूद इतना ज़्यादा उसके अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग थी वो म्यूज़िक, इतना पावर थी, इतनी ताकत थी उस धुन में
कि इन सब शोर शराबे के होने के बावजूद वो अपना ध्यान किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी और विक्रम सेठ का ध्यान उस फ्लूट म्यूज़िक ने खींच ही लिया अपनी ओर। अब स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो स्टोरी है काठमांडू, ये ज़रूर बहुत से अच्छे से पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक तो आपको डेफिनेटली करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन ये प्रोवाइड करवाता है ये सभी जो टॉप कोर्सेज़ हैं। अब देखिए सीबीएसई जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, उसके बाद कुछ स्टेट बोर्ड्स भी हैं जैसे यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड। तो क्लास 7 से 12 तक के लिए ये सभी जो बोर्ड्स हैं, सभी जो कोर्सेज़ हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यानी इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा ई बुक्स या ई नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये सभी के सभी वीडियोस आपको www.magnetbrains.com पर भी इजीली मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखना है, अपनी तैयारी मेरे साथ एकदम पक्की रखनी है, तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।